आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भारत के संविधान है। तो इसके जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को आज कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। तो चाहे पूरे YouTube पे आप देख ले, आपको इस प्रकार से पढ़ाया नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप इसे देख ले, आपको क्लास में ही याद होने की गारंटी देते हैं, आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु वर्तमान में जो भाग 22 थी तो यह बढ़कर 25 हो चुकी है और अनुच्छेद 395 प्लस यानी कि 450 से भी ऊपर हो चुकी है। परंतु यह सभी 395A, 395B इस तरह बढ़ी है, इसीलिए 395 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है, ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 395 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को देख लेते हैं। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद को रखा गया है। इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। जो प्रथम भाग है तो इसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद को रखा गया है और इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट, इसमें भारत राज्यों का संघ का वर्णन है। जो भारत है तो यह राज्यों का संघ होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों का परिवेश और स्थापना का वर्णन दिया गया है। जो नए राज्य का परिवेश होता है भारत में और उसकी जो स्थापना होती है, इसका वर्णन अनुच्छेद 2 में दिया जाता है। अनुच्छेद 3, राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के जरिए किसी भी राज्य के जो सीमा में और नामों में जो परिवर्तन होता है, इसका वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। तो भाग पहला से इन्हीं 3 अनुच्छेद को पूछा आता है। प्रथम अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है और अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है भाग 2। भाग 2 का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच रखा गया है। इसमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है। जो भाग 2 है तो इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद रखा गया है और इसमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है। तो नागरिकता के बारे में डिटेल से वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इतना ही जानें, क्योंकि यदि इन सभी को कवर कर देंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इन सभी को अलग कवर किए हैं। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच रखा गया है। भाग 3 को अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा आता है और इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन है। जो हम सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो वर्तमान में यह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हम सभी को प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन 6 मौलिक अधिकार हम सभी को वर्तमान में प्राप्त है। तो इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इतना ही जानें कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन है तो यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। इसके बाद है भाग 4। भाग 4 को अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा आता है और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं तो इन सभी का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसके बाद है भाग 4A।
भाग 4A का वर्णन अनुच्छेद 51A में रखा गया है और इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है ना, जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है तो यह अनुच्छेद 51A में रखा गया है। जो मौलिक कर्तव्य है तो यह रूस के संविधान से लिया गया है और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य है तो यह मूल संविधान बनते समय हमें प्राप्त नहीं थी, परंतु यह 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमें 10 प्रकार की मौलिक कर्तव्य प्राप्त होती है और आगे चलकर इसमें संशोधन कर एक और कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। तो वर्तमान समय में हम सभी को 11 प्रकार की मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। भाग 5 और भाग 6 इन दोनों को एक साथ कवर किए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है और भाग 6 152 से 237 के बीच है। तो भाग 5 और भाग 6 को एक साथ कवर किए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन है। हम सभी को पता है जो राष्ट्रपति है यह केंद्र में और जो राज्यपाल है यह राज्य में होते हैं, परंतु इन दोनों का शक्ति सेम होता है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ कवर किए हैं। ठीक है ना, इन दोनों का शक्ति एक प्रकार का होता है, यानी कि जिस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति को केंद्र में होता है उसी प्रकार का शक्ति राज्यपाल का राज्य में होता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद का वर्णन है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है और अनुच्छेद 53 में इसके शक्ति एवं कार्य का वर्णन है। राष्ट्रपति के जो भी शक्ति और कार्य है इन सभी का वर्णन अनुच्छेद 53 में है और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का वर्णन है कि किस प्रकार राष्ट्रपति को चुना आता है। इसी प्रकार राज्य के लिए राज्यपाल का 153 अनुच्छेद में राज्यपाल पद होगा, यानी कि राज्यों में राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद 154 में इनके शक्ति एवं कार्य का वर्णन है और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन का वर्णन है कि किस प्रकार राज्यपाल का चयन होगा। तो इसे आसानी से याद करने के लिए आप ट्रिक का सहायता ले सकते हैं। तो इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद का वर्णन 52 में है और राज्यपाल का पद का वर्णन 153 में है। तो 52 में +1 करेंगे तो 53 और उसके पीछे 1 लगा देंगे तो 153 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार जो इनके राष्ट्रपति के शक्ति का वर्णन है यह 53 में है, तो 53 में +1 कर देंगे तो 54 हो जाएगा और +1 इसके आगे लगा देंगे तो 154 हो जाएगा। ठीक है ना। इनके शक्ति का वर्णन उसी प्रकार निर्वाचन का भी इसी प्रकार देख ले। ठीक है ना। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, या तो आप 101 याद रखें, नहीं तो +1 आगे और +1 पीछे कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है उन्हें हटाने के लिए, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। जो राष्ट्रपति है तो इनके पास क्षमादान की शक्ति है। इनके द्वारा किसी का भी सजा कम किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है तो इनके पास क्षमादान की शक्ति है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, यानी कि जो लोकसभा का विघटन है यह राष्ट्रपति कर सकेगा, जो कि प्रधानमंत्री की सहायता से हो सकती है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का वर्णन है। तो 123 इसमें अध्यादेश का वर्णन है। हम सभी को पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही हो और देश को किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तब राष्ट्रपति उस कानून को अकेले हस्ताक्षर कर उसे
पारित कर सकते हैं, परंतु यह सभी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो सकती है। ठीक है ना। राष्ट्रपति उस कानून को तो बना सकते हैं, परंतु यह मंत्रिमंडल के सिफारिश पर होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया अध्यादेश किसे कहते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही हो और देश को किसी अति आवश्यक कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तब राष्ट्रपति अकेले हस्ताक्षर कर उस कानून को बना सकती है। ठीक है ना, परंतु यह सभी मंत्रिमंडल के सिफारिश पर होगी। राष्ट्रपति अकेले उस कानून को पारित कर सकती है, परंतु यह सभी मंत्रिमंडल के सिफारिश पर की जाएगी। अब है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन है, यानी कि जो राष्ट्रपति है यह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परंतु वह बाध्य नहीं है कि उनकी सलाह को माने। राष्ट्रपति चाहे तो उनके सलाह को मान सकते हैं या तो नहीं भी मान सकते हैं, उनके लिए वह बाध्य नहीं है। तो एक बार और इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, जो कि राष्ट्रपति पर लगता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन है, जो कि राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, जो कि प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 इसमें अध्यादेश का वर्णन है, इसमें कानून राष्ट्रपति अकेले बना सकते हैं। अनुच्छेद 153 सुप्रीम कोर्ट से सलाह, जो कि राष्ट्रपति ले सकते हैं, उनके लिए वह बाध्य नहीं है कि उनकी सलाह को माने या न माने। आगे चलते हैं। अब है उपराष्ट्रपति का पद, इनके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन है और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य है। जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं, जो उपराष्ट्रपति है तो इनके पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। जो यह राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं इनके लिए इन्हें वेतन मिलता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को अपना पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। जो यह राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं इनके लिए इन्हें वेतन मिलता है। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य का वर्णन है। इस स्लाइड में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है। यह राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो यह राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है। और अनुच्छेद 75 इसमें प्रधानमंत्री का वर्णन है। ठीक है ना, जो मंत्रिपरिषद है तो इसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद का गठन तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है, परंतु जो मंत्रिपरिषद बनती है तो इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 75 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। महान्यायवादी जो कि भारत सरकार के विधिक मामलों के सलाह देते हैं। यह भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होते हैं। अब है मुख्यमंत्री, इनके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है और जो राज्य में मंत्रिपरिषद होंगे इनके बारे में इसमें वर्णन है। और अनुच्छेद 164 इसमें मुख्यमंत्री के पद का वर्णन है और अनुच्छेद 165 इसमें महाधिवक्ता का वर्णन दिया गया है। ठीक है ना, 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है। जिस प्रकार महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए यह कानूनी सलाहकार होते हैं, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए यह कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इन सभी को ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके लिए ट्रिक -11 है। ठीक है ना, -11 से इन सभी को याद कर सकते हैं। तो चलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो अनुच्छेद है इनको ट्रिक से याद करते हैं। इसके लिए ट्रिक -11 को याद रखें। जो प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद का गठन है तो यह 74 में है।
ठीक है ना। उसी तरह मुख्यमंत्री के लिए मंत्रिपरिषद का गठन 163 में है। तो 74 में से यदि आप 11 को माइनस करते हैं तो बचेगा 63, और 63 के पीछे एक लगा देंगे तो 163 हो जाएगा। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। उसी प्रकार 75 में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है, और इसमें 11 माइनस कर देंगे तो 64 बच जाएगा, और इसके पीछे एक लगा देंगे तो 164 हो जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री का पद का वर्णन है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। इसमें -11 कर देंगे तो बच जाएगा 65, और इसके पीछे एक लगा देंगे तो 165 हो जाएगा। इसमें महाधिवक्ता का वर्णन है। तो इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संसद और विधान मंडल, इन दोनों को देख लेते हैं एक ही स्लाइड में, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद हो जाए। तो संसद को याद करना बहुत ही सरल है। इसके लिए ट्रिक भी दिया गया है सरल, ठीक है ना, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद कर ले। ठीक है, संसद को याद करने के लिए आपको ट्रिक याद करना होगा सरल। तो अनुच्छेद 69 में संसद का वर्णन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। ठीक है ना। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, स, र और ल, सरल। अब है राज्यों के लिए जो विधानमंडल होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो संसद है तो यह तो केंद्र के लिए होती है, परंतु जो विधानमंडल है यह राज्यों के लिए होती है। तो इनके बारे में देख लेते हैं और बाद में ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की संरचना है, यानी कि जिस प्रकार संसद का वर्णन है 79 में, उसी प्रकार राज्यों के लिए विधानमंडल की संरचना है 168 में। 169 राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और भंग करना, यानी कि जो विधान परिषद है तो इसका निर्माण करना और भंग करना, इसका वर्णन 169 में है। इसके बाद है 170 में विधानसभा की संरचना है। राज्यों में जो विधानसभा होती है इसकी संरचना 170 में वर्णित है, और 171 में विधान परिषद की संरचना है। जो विधान परिषद है तो यह सभी राज्यों में नहीं है, यह मात्र वर्तमान में 6 ही राज्य में स्थित है। तो इसे याद करने के लिए आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है टीबी जुकाम। ठीक है, टीबी जुकाम। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर है तो यह केंद्र शासित राज्य हो गया है, इसीलिए यहाँ से विधान परिषद हट चुकी है। यू से यूपी, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र, यानी कि 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में स्थित है। ठीक है ना। टीबी जुकाम सिर्फ जम्मू कश्मीर में हट चुकी है, परंतु 6 राज्यों में वर्तमान में स्थित है। तो इसे ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे कि केंद्र में होती है संसद, उसी प्रकार राज्य में होती है विधानमंडल। तो संसद का वर्णन 69 में है, तो इसी प्रकार विधानमंडल का वर्णन 168 में है। तो इसमें आपको 11 माइनस करना है। ठीक है ना। पहला में सिर्फ 11 माइनस करना है, उसके बाद सभी में आपको 10 माइनस करना है। ठीक है। 169 में राज्यों का विधान परिषद का निर्माण और भंग का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है, और 170 में विधानसभा का वर्णन है। ठीक है ना। राज्यसभा, विधानसभा, इस प्रकार आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, और 171 में विधान परिषद का वर्णन है। तो आपको -10 से याद रखना है। देख सकते हैं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, तो इसमें -10 करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है ना। 80 में -10 करेंगे तो 70 आएगा, और इसके पीछे एक लगा देंगे तो 170 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार
81 में लोकसभा का वर्णन है, तो 81 में -10 करेंगे तो 71 आएगा, और इसमें आप यदि एक पीछे ऐड कर देंगे तो 171 हो जाएगा। इसमें विधान परिषद का वर्णन है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है ना। यदि आपको एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो का आप दोबारा देखें, आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत का वर्णन है। जो अनुच्छेद 100 है तो इसमें निर्णायक मत का वर्णन है। यदि लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही हो और वोटिंग बराबर हो जाए और निर्णय न निकल पाए, तो इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यह अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष है यह अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, तब जाकर वह कानून बन सकती है। यानी कि जब किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही हो और दोनों में मत बराबर हो जाए, यानी कि 50-50, तब जाके लोकसभा के अध्यक्ष उस पर अपना मत दे सकते हैं, यानी कि जिसमें भी अपना मत देंगे वह कानून बन सकेगी। तो निर्णायक मत का वर्णन अनुच्छेद 100 में है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसद का विशेषाधिकार का वर्णन है, यानी कि संसद के पास कुछ विशेष अधिकार है, तो इसके वर्णन 105 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 108। इसमें संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन 108 में है। संयुक्त अधिवेशन जो कि बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक जो बुलाते हैं यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, परंतु जो इसके अध्यक्षता करते हैं यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब है 110। अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117, इन दोनों को एक साथ याद रखें जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। धन विधेयक यानी कि जो भी सरकार धन को जुटाते हैं इसे धन विधेयक कहते हैं, यानी कि सरकार द्वारा जुटाए हुए धन को धन विधेयक कहा जाता है, और जुटाए हुए धन को विकास पर खर्च करने को वित्त विधेयक कहा जाता है, ठीक है ना। 110 में धन विधेयक है और 117 में वित्त विधेयक है। अब है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। जो भारत में हर वर्ष बजट पेश होती है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में दी गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का वर्णन है। जो अनुच्छेद 116 है तो इसमें लेखानुदान का वर्णन है, तो इसे समझ ले। जो बजट होती है तो इसमें कई बार कुछ खर्चे का वर्णन नहीं हो पाती है, तो उसे अलग से बिल लाकर संसद में पेश किया जाता है, उसी को लेखानुदान कहा जाता है। 123। अनुच्छेद 123, इसमें अध्यादेश का वर्णन है, तो इसके बारे में अभी बताया ही है। 123 1 to 3 1 to 3 में अध्यादेश का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। अब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन दोनों को एक ही स्लाइड में कवर किए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन का वर्णन है। जो अनुच्छेद 124 है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वर्णन है, ठीक है ना, यानी कि राज्यों में हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 131, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का वर्णन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकार होता है इसका वर्णन 131 में है। और अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन का वर्णन है, यानी कि जो हाई कोर्ट है इनके गठन का वर्णन अनुच्छेद 216 में है। जो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है तो यह 25 है, ठीक है ना। हाई कोर्ट वर्तमान में 25 राज्यों में स्थित है। अनुच्छेद 137, इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है,
यानी कि जो संसद है यह किसी भी विधि को जांच कर सकता है, इसी को न्याय पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो इसका वर्णन 137 में है, इसे भी आप याद रखे हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 143, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन है, यानी कि जो राष्ट्रपति है यह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है, परंतु जो राष्ट्रपति है यह सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। वह चाहे तो सलाह को मान भी सकते हैं और चाहे तो सलाह को नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन अनुच्छेद 143 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन है। जो CAG है तो इसका वर्णन 148 में है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो यह आय व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, यानी कि सरकार द्वारा कहाँ पे और कैसे आय का भुगतान किया गया है, और इनके जरिए ही जो किसी भी प्रकार का घोटाला होता है इनका भी पता चलता है। तो जितने भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है तो यह सभी CAG के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस स्लाइड को एक बार और कवर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, जो कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि दिल्ली में स्थित है, और हाई कोर्ट यानी कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन है, जो कि राष्ट्रपति ले सकते हैं। अनुच्छेद 148 में CAG यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन है। जितने भी सरकार द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। इसके बाद है हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वर्णन है, और अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन का वर्णन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है केंद्र राज्य संबंध। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंध से। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाने की शक्ति, यानी कि जो राज्य सूची होती है तो इस पे कानून तो राज्य सरकार बनाते हैं। यदि केंद्र सरकार को लगे कि यह जो कानून है यह राष्ट्रीय हित का है तो इसके लिए कानून केंद्र सरकार बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यह शक्ति 249 में दी गई है। राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार जो कि 249 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 250। आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति, तो यह भी केंद्र के पास है। जो आपातकाल होती है तो आपातकाल के दौरान भी जो राज्य सूची है तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। इसके बाद है अनुच्छेद 262। तो इसमें नदी जल विवाद का वर्णन है, यानी कि हम सभी देखते हैं कि राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो जाती है, तो इसका वर्णन 262 में वर्णित है, नदी जल विवाद। इसके बाद है अनुच्छेद 263। अंतर राज्य परिषद का वर्णन 263 अनुच्छेद में है, ठीक है ना। 249 में राज्य सूची पर विषय जो कि केंद्र सरकार बना सकते हैं, इसका वर्णन 249 में है। और आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची पर कानून केंद्र सरकार बना सकते हैं, इसका वर्णन 250 में है। नदी जल विवाद 262 में है और अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन 263 में है। अनुच्छेद 280, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। 280 में वित्त आयोग का वर्णन है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो धन का वितरण होता है तो इसका वर्णन 280 में है, वित्त आयोग। इसके बाद है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS और IAFS का वर्णन है। इन तीनों का वर्णन अनुच्छेद 312 में है।
तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन देख के आपको फंसा सकता है। आपको एग्जाम में इन सभी का फुल फॉर्म दिया रहेगा। IFS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, परंतु एग्जामिनर आपको इसमें देंगे इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं होता है, इसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आपको इसी बात को याद रखना है। IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। जो UPSC होती है तो इसका वर्णन भी इसी में दिया गया है, और बहुत से राज्यों में PCS होता है तो इसका वर्णन भी इसी में दिया गया है। यानी कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 अनुच्छेद में है। इसके बाद है अनुच्छेद 324। तो इसमें निर्वाचन का वर्णन है, यानी कि किसी प्रकार का जो चुनाव होता है इन सभी का वर्णन 324 में है। निर्वाचन आयोग का वर्णन, ठीक है ना। 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। 312 में अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS, IPS और IFS आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 315, इसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है, जिसमें UPSC और PCS आते हैं। अनुच्छेद 324, इसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। अब है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भारतीय संविधान में बहुत से वर्गों के लिए बहुत से विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो इन सभी को देख लेते हैं कि कौन से विशेष अधिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है। इन सभी को एक ही स्लाइड में कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। जो लोकसभा है तो इसमें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, तो इन दोनों का आरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 330 में है, जो कि लोकसभा में वर्णित है। इसके बाद है अनुच्छेद 332, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का वर्णन। यानी कि राज्यों में जो विधानसभा होती है तो इसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का वर्णन है। तो जो लोकसभा में इनका वर्णन है तो यह 330 में है और विधानसभा में यह 332 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 335, सेवाओं और पद पर SC ST का विशेष आरक्षण। यानी कि बहुत से सेवाएं और पद होती है, इस पर भी SC ST का विशेष आरक्षण का वर्णन है, जो कि 335 में है। इसके बाद है 338, अनुच्छेद 338 में शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन। यानी कि जो अनुसूचित जाति है इसके लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन 338 में है। और अनुच्छेद 338A में शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 338B में OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन। जो OBC होते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसके लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन 338B में वर्णित है। तो इन सभी को एक बार और कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का वर्णन। और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पद पर SC ST का विशेष आरक्षण का वर्णन है। इसके बाद 338 में SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन, 338A में ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन और 338B में OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 343, इसमें राज्य भाषा का वर्णन है। जो अनुच्छेद 343 है तो इसमें राज्य भाषा का वर्णन है। भारत का राज्य भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है।
ठीक है ना। यहाँ पे राजभाषा है जो हिंदी है, यह भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है ना, आपको इसी को याद रखना है। ठीक है ना, जो हिंदी है यह भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। और हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। आगे बढ़ते हैं। आपात उपबंध। आपात उपबंध 3 तरह के होते हैं, तो आपको इन तीनों को याद रखना है। तो इन सभी को +4 करके याद रख सकते हैं। 352 +4 356 +4 360। ठीक है ना, इन सभी को +4 करके याद रख सकते हैं। 352, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। यानी कि जब देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशक्त विद्रोह यानी कि अंतर्राज्यीय विद्रोह की समस्या उत्पन्न हो जाए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 +4 करके, तो इसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। यानी कि जब किसी राज्य की संसदीय व्यवस्था विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जा सकता है। और तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल। यानी कि किसी भी क्षेत्र का फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। परंतु भारत में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो इन सभी को एक बार और कवर कर लेते हैं। आपात उपबंध 352, 356 और 360 +4 करके आप याद रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। अब है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। यानी कि संविधान में बहुत से अनुच्छेद है, तो इसमें बहुत से अनुच्छेद को सुधारा भी जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन किया जाता है। जो संविधान संशोधन है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन 368 में वर्णित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद का वर्णन है? जो भारत का संविधान है, तो बताइए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद का वर्णन है? तो ऑप्शन डी 395। क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थे? जो अनुसूचियां है, तो यह मूल संविधान में कितनी थी? तो ऑप्शन ए 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 3, नए राज्यों का परिवेश या स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 7 में है। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत का वर्णन अनुच्छेद ऑप्शन डी 17 में है। क्वेश्चन नंबर 7, बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19 ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 9, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 में है। क्वेश्चन नंबर 10,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 में है। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज के गठन का वर्णन ऑप्शन बी 40 में है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्यजीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A में है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद के वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 में है। क्वेश्चन नंबर 15, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 64 में है। क्वेश्चन नंबर 16, मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 में है। क्वेश्चन नंबर 17, महान्यायवादी का पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन का वर्णन ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 में है। क्वेश्चन नंबर 20, लेखानुदान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? लेखानुदान का वर्णन अनुच्छेद 116 में है। क्वेश्चन नंबर 21, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इनके वेतन का वर्णन ऑप्शन बी अनुच्छेद 125 में है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 में है। क्वेश्चन नंबर 23, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद यानी कि CAG का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी 148। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के निर्वाचन का वर्णन ऑप्शन ए अनुच्छेद 155 में है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 163 में है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन ए 214 अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 27, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन ऑप्शन डी अनुच्छेद 231 में है। क्वेश्चन नंबर 28, नदी जल विवाद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 262 में है। क्वेश्चन नंबर 29, अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 312 में है। क्वेश्चन नंबर 30, निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 में है। क्वेश्चन नंबर 31,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 338A में है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।